हाय एवरीवन, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं फिल्म मार्टी सुप्रीम को एक्सप्लेन कर रही हूँ जो 2025 में रिलीज हुई थी। मार्टी सुप्रीम एक फिल्म है जो 1950 के दशक के न्यूयॉर्क में रहने वाले एक टेबल टेनिस प्लेयर की कहानी है। वह चैंपियन बनने का सपना देखता है, लेकिन सफलता पाने के चक्कर में वह ऐसे फैसले लेता है जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। यह कहानी महत्वाकांक्षा, मजबूरी और शोहरत के पीछे भागने की कीमत के बारे में है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी 1952 के न्यूयॉर्क सिटी में होती है। मार्टी माउसर अपने अंकल मरी की शू शॉप में सेल्समैन का काम करता है। यह एक साधारण नौकरी है जिससे रेगुलर इनकम मिलती है, लेकिन मार्टी का सपना सिर्फ जूते बेचते रहने का नहीं है। मार्टी का असली पैशन टेबल टेनिस है, जिसे पिंग पोंग भी कहा जाता है। वह टूर्नामेंट्स में प्रोफेशनली खेलता है, जो उस समय के लिए बहुत अनकॉमन है, क्योंकि उस दौर में अमेरिका में टेबल टेनिस को सीरियस स्पोर्ट नहीं माना जाता। मार्टी का सपना है कुछ बहुत बड़ा करना, ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप जीतना और करंट चैंपियन बेला क्लेट्स्की को हराना। मार्टी को लगता है कि अगर वह यह कर लेता है तो अमेरिका में टेबल टेनिस को पहचान मिलेगी। वह इस स्पोर्ट की वैल्यू बढ़ाना चाहता है और खुद फेमस बनना चाहता है। स्पोर्ट के अलावा मार्टी एक बिजनेस आइडिया भी शुरू करना चाहता है। वह अपने दोस्त डायन और डायन के बिजनेसमैन फादर को एक आइडिया बताता है। वह ऑरेंज कलर की नोवेल्टी टेबल टेनिस बॉल्स बेचना चाहता है, जिन पर मार्टी का नाम होगा। उसे लगता है कि ये ब्रांडेड बॉल्स पॉपुलर होंगी और उसकी स्पोर्ट्स फेम से उसे एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। मार्टी की पर्सनल लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड और मेसी है। उसका रेचल मिज़लर के साथ अफेयर चल रहा है, जो उसकी बचपन की दोस्त है और अब किसी और से शादीशुदा है। उनका रिश्ता छुपकर चलता है, जो मार्टी की पहले से ही उलझी हुई जिंदगी को और मुश्किल बना देता है। अपने चैंपियनशिप के सपने को पूरा करने के लिए मार्टी को ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट खेलने लंदन जाना होता है। इसके लिए वह अपने अंकल मरी से $700 मांगता है, ताकि ट्रैवल और बाकी एक्सपेंसेस पूरे हो सके। लेकिन मरी उसे पैसे देने से मना कर देता है। मरी की दो वजह हैं। वह मार्टी की मदर की फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर परेशान है और वह चाहता है कि मार्टी शू शॉप की स्टेबल नौकरी करे, न कि अनसर्टेन स्पोर्ट्स फेम के पीछे भागे। मरी के मना करने से मार्टी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और पैसों की सख्त जरूरत में वह एक बहुत गलत फैसला कर लेता है। शॉप बंद होने के बाद वह वॉल्ट को लूट लेता है। वह अपने कोवर्कर लॉर्ड को गन दिखाकर धमकाता है और उसे सेफ खोलने के लिए मजबूर करता है। मार्टी लंदन जाने के लिए पैसे चुरा लेता है। इस तरह वह अपने अंकल का भरोसा तोड़ता है और एक गंभीर क्राइम कर बैठता है। चुराए हुए पैसों के साथ मार्टी लंदन पहुंचता है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स ने प्लेयर्स के रहने के लिए बैरक्स जैसी सिंपल और शेयर्ड एकोमोडेशन अरेंज की होती है, जो आमतौर पर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में होती है। लेकिन मार्टी को यह सादी रहने की जगह पसंद नहीं आती। वह लंदन में एक सक्सेसफुल एथलीट की तरह स्टाइलिश लाइफ जीना चाहता है, न कि एक स्ट्रगलिंग प्लेयर की तरह। चुराए हुए पैसों का इस्तेमाल करके मार्टी रिट्ज होटल में रुकता है, जो लंदन का एक बहुत ही फेमस और महंगा होटल है। इस लग्जरी होटल में रहते हुए मार्टी दो ऐसे लोगों से मिलता है जो उसकी जर्नी पर गहरा असर डालते हैं। सबसे पहले उसकी मुलाकात के स्टोन से होती है, जो एक फॉर्मर एक्ट्रेस है और अब उसका करियर खत्म हो चुका है। शादीशुदा होने के बावजूद के मार्टी की तरफ अट्रैक्ट होती है और मार्टी उसे सेड्यूस कर लेता है। दूसरी तरफ मार्टी की मुलाकात के हस्बैंड मिल्टन रॉकवेल से होती है, जो एक अमीर पेन मैन्युफैक्चरर है और उसने बिजनेस से बहुत पैसा कमाया है। ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट आगे बढ़ता है और मार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वह एक के बाद एक राउंड्स जीतता है और साबित करता है कि वह ज्यादातर प्लेयर्स से बेहतर है। सेमीफाइनल में वह अपना सबसे बड़ा गोल हासिल कर लेता है। वह डिफेंडिंग चैंपियन बेला क्लेट्स्की को हरा देता है। यही वह जीत है जिसके लिए मार्टी लंदन आया था। लेकिन फाइनल मैच में मार्टी को एक अनएक्सपेक्टेड अपोनेंट मिलता है, गोटो एंडो, जो एक डेफ जापानीज प्लेयर है। एंडो एक नई टेक्नोलॉजी वाली स्पंज रैकेट इस्तेमाल करता है, जो बॉल को अलग तरह का स्पिन और बाउंस देती है। मार्टी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह एंडो से फाइनल मैच हार जाता है और चैंपियनशिप जीतने से चूक जाता है। टूर्नामेंट के बाद मिल्टन रॉकवेल मार्टी के पास एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आता है। वह टोक्यो में मार्टी और एंडो के बीच एक एग्जीबिशन मैच अरेंज करने की ऑफर देता है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले होगा। यह एक ऐसा मौका लगता है जिससे मार्टी को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल सकती है और अच्छा पैसा भी मिल सकता है। लेकिन जब मार्टी को पूरी डिटेल पता चलती है तो वह शॉक हो जाता है। रॉकवेल चाहता है कि मार्टी जानबूझकर मैच हार जाए, यानी जानबूझकर लूज करे, ताकि जापानीज ऑडियंस खुश हो जाए और उनका लोकल हीरो एंडो जीते। मार्टी का ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट उसे यह करने नहीं देता और वह इस ऑफर को मना कर देता है। इसके बाद रॉकवेल मार्टी को एक कड़वी सच्चाई बताता है, जो मार्टी की सोच को हिला देती है। वह कहता है कि मार्टी असल में कोई सीरियस एथलीट नहीं है, बल्कि एक वॉडबल परफॉर्मर की तरह है। मार्टी पहले ही क्लेट्स्की के साथ दुनिया भर में टूर कर चुका है, लेकिन वह टूर एक नॉवेल्टी एक्ट की तरह था, बिल्कुल हार्लेम ग्लोबट्रॉटर्स के बास्केटबॉल शोज जैसा। रॉकवेल के शब्दों का मतलब यह होता है कि लोग मार्टी को एक एंटरटेनर की तरह देखते हैं, न कि एक रियल स्पोर्ट चैंपियन की तरह। न्यूयॉर्क वापस आने पर मार्टी की रॉबरी का मामला सामने आ जाता है। उसे मरी की शॉप से पैसे चुराने के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस ने वॉल्ट थेफ्ट को मार्टी से जोड़ दिया होता है और अब उस पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन कस्टडी या ट्रांसपोर्ट के दौरान मार्टी किसी तरह पुलिस से भागने में कामयाब हो जाता है और एक फ्यूजिटिव बन जाता है। भागते हुए मार्टी फिर से रेचल से मिलता है, जो उसकी मैरिड लवर है। रेचल उसे एक बहुत बड़ा शॉक देती है।
वह बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसका कहना है कि बच्चा माटी का है, अपने हस्बैंड का नहीं। यह खबर माटी की पहले से उलझी हुई जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बना देती है। माटी अपने दोस्त वॉली के साथ एक टूटे फूटे सस्ते होटल में छिप जाता है। वॉली एक टैक्सी ड्राइवर है। यह जगह लंदन के रिट्स होटल से बिल्कुल उलट होती है, जो दिखाता है कि माटी की हालत कितनी तेजी से खराब हो गई है। वहीं छिपे रहते हुए माटी को एक और बड़ी परेशानी का पता चलता है। वॉली माटी का एक लेटर खोलता है और उसे पता चलता है कि माटी को वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट में खेलने से बैन कर दिया गया है। उसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन को $1500 का फाइन देना होगा, तभी वह फिर से कॉम्पीट कर सकता है। इट को यह पता चल गया था कि माटी ने रिट्स होटल में रहने का खर्च गलत तरीके से दिखाया था। उसने इसे टूर्नामेंट का खर्च बताया, जबकि उसे प्लेयर्स के बैरक्स में रहना चाहिए था। यह फाइन उस पैसे से 3 गुना ज्यादा है जिसकी उसे पहले जरूरत थी, और अब माटी के पास इसे कानूनी तरीके से कमाने का कोई रास्ता नहीं है। जब माटी इस जर्जर होटल में रह रहा होता है, तभी एक अजीब हादसा हो जाता है। माटी के कमरे का बाथटब फर्श से टूटकर नीचे वाले कमरे में गिर जाता है। दुर्भाग्य से नीचे वाला कमरा एजरा मिश्किन नाम के एक खतरनाक मॉब्स्टर का होता है। इस हादसे में मिश्किन घायल हो जाता है। मिश्किन माटी को मारने के बजाय उससे एक काम करवाता है। वह माटी से कहता है कि वह उसके कुत्ते मोजेस को इलाज के लिए वेटरनरियन के पास ले जाए। मिश्किन माटी को इस काम के पैसे भी देता है, क्योंकि उसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार है। लेकिन माटी मोजेस को वेट के पास नहीं ले जाता। इसके बजाय वह और वॉली जल्दी पैसा कमाने की एक योजना बनाते हैं। वे न्यू जर्सी के एक बोलिंग एली में जाते हैं और वहां लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू करते हैं। वे पहले खुद को कमजोर खिलाड़ी दिखाते हैं, जानबूझकर शुरुआती गेम्स हारते हैं ताकि लोग दाव लगाएं। फिर वे अपनी असली स्किल दिखाते हैं और लोगों से पैसे जीत लेते हैं। शुरुआत में यह चाल काम कर जाती है, लेकिन बाद में बोलर्स को समझ आ जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। गुस्से में वे माटी और वॉली का पीछा करते हैं और उन्हें एक गैस स्टेशन पर पकड़ लेते हैं, जहां उन पर हिंसक हमला होता है। माटी और वॉली किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन अफरा तफरी में वॉली की टैक्सी टूट जाती है और गलती से गैस स्टेशन में आग लग जाती है। इसी झगड़े के दौरान मोजेस भाग जाता है और कहीं गायब हो जाता है। मिल्टन रॉकवेल नए प्लान्स के साथ न्यूयॉर्क वापस आता है। वह एक थिएट्रिकल प्ले को फाइनेंस कर रहा होता है, जो खास तौर पर के एक्टिंग करियर को दोबारा शुरू करने के लिए बनाया गया है। वह अपनी दौलत का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को फिर से वही स्पॉटलाइट देना चाहता है जो उसे कभी मिला था। माटी फिर से के मिलता है और दोनों के बीच सेक्स होता है। उसके बाद माटी को एक मौका दिखता है और वह के की ज्वेलरी में से एक नेकलेस चुरा लेता है। वह इसे पॉन शॉप में ले जाता है, यह सोचकर कि उसे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि नेकलेस महंगी लगती है। लेकिन पॉन ब्रोकर उसे बताता है कि यह सिर्फ कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है, जिसकी कोई खास कीमत नहीं है। माटी की चोरी से उसे कुछ भी नहीं मिलता। रेचल माटी के पास आती है और उसकी आंख पर काला निशान होता है। वह कहती है कि उसके पति ईरा ने उसे मारा है। जिस औरत की माटी को परवाह है, उसे इस हालत में देखकर माटी बहुत गुस्से में आ जाता है। वह ईरा को ढूंढता है और उस पर हिंसक हमला करता है, यह सोचकर कि ईरा ने रेचल के साथ बुरा व्यवहार किया है। ईरा पर हमले के बाद माटी और रेचल को रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है। वे माटी के दोस्त डायन के घर जाते हैं और वहां शरण लेते हैं। वहीं डायन एक परेशान करने वाली बात बताता है। उसने वास्तव में वो ऑरेंज नोवेल्टी टेबल टेनिस बॉल्स बना दी थी, जिनका आइडिया माटी ने महीनों पहले दिया था। प्रोडक्ट बनकर तैयार था, लेकिन माटी ने कभी उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया। माटी की लापरवाही की वजह से वह काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पैसों की सख्त जरूरत और कोई रास्ता न बचने पर माटी और रेचल डायन की कार चुरा लेते हैं। वे एजरा मिश्किन के कुत्ते मोजेस को ढूंढने निकलते हैं, ताकि उसे वापस देकर मॉब्स्टर से पैसे वसूल सकें। उनकी तलाश उन्हें एक फार्म तक ले जाती है, जहां मोजेस को किसी ने रख लिया होता है। लेकिन जब वे उस फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, तो वहां का फार्मर अजनबियों को देखकर गुस्सा हो जाता है। वह माटी और रेचल पर गोली चला देता है और दोनों को बिना कुत्ते के वहां से भागना पड़ता है। वे डायन की चोरी की हुई टूटी फूटी कार में वापस लौट आते हैं। डायन बहुत गुस्से में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि माटी और रेचल ने उसकी कार चुरा ली और उसे नुकसान भी पहुंचाया। वह दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। गुस्से में वह सारी नोवेल्टी टेबल टेनिस बॉल्स भी फेंक देता है जो उसने बनाई थी। इस तरह उस बिजनेस को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इस सब के बाद माटी को एक कड़वी सच्चाई पता चलती है। रेचल की काली आंख नकली थी। उसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई थी, ताकि माटी की फीलिंग से खेल सके और उसे अपने पति पर हमला करवा सके। खुद को इस्तेमाल किया हुआ और धोखा खाया महसूस करके माटी रेचल को छोड़ देता है। रेचल घर वापस जाती है और या तो सच बोलते हुए या फिर एक और चाल चलते हुए अपने पति ईरा को बताती है कि वह जिस बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है वह उसका नहीं है। ईरा, जो पहले ही माटी के हमले से परेशान है, रेचल को घर से निकाल देता है। अब रेचल बेघर है, प्रेग्नेंट है और पूरी तरह अकेली है। के प्ले की ओपनिंग नाइट आ जाती है। यह वही थिएट्रिकल प्ले है जिसे रॉकवेल ने के करियर को फिर से शुरू करने के लिए फाइनेंस किया था। माटी इस इवेंट में जाता है और के पास जाकर उसके नेकलेस चोरी करने के लिए माफी मांगता है, भले ही वह नेकलेस नकली निकला था। के माटी की माफी को समझ जाती है। उसे लगता है कि यह माफी दिल से नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए है। फिर भी माटी की कमियों के बावजूद वह उसमें दिलचस्पी लेती है। वह माटी से कहती है कि वह उस रात सेंट्रल पार्क में उससे मिले। जब माटी पार्क में के से मिलता है तो के उसे एक तोहफा देती है, इस बार एक असली और कीमती नेकलेस।
उसे पता है कि मार्टी को फाइन भरने और सफर के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वह यह महंगा नेकलेस उसकी मदद के लिए देती है। दोनों उस पल में बह जाते हैं और पार्क में सेक्स करने लगते हैं। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर्स उन्हें इस हालत में पकड़ लेते हैं। पब्लिक इंडिसेंसी के केस में गिरफ्तार होने से बचने के लिए मार्टी और के उस कीमती नेकलेस का इस्तेमाल पुलिस को रिश्वत देने में करते हैं। पुलिस उन्हें छोड़ देती है और जो देखा था उसे भूल जाती है। अरेस्ट से बचने के बाद के मार्टी को ऑफर करती है कि वह उसे एक और नेकलेस दे देगी ताकि जो नेकलेस रिश्वत में चला गया था उसकी जगह भर सके। लेकिन उसके प्ले की आफ्टर पार्टी के दौरान के को बहुत बुरी खबर मिलती है। थिएटर क्रिटिक्स ने उसके परफॉर्मेंस के बारे में बहुत खराब रिव्यूज छाप दिए होते हैं। उसका कमबैक पूरी तरह फेल हो जाता है। इस प्रोफेशनल रिजेक्शन से के पूरी तरह टूट जाती है, इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है और वह इतनी परेशान हो जाती है कि मार्टी की आगे मदद नहीं कर पाती। अब के की मदद न मिलने पर मार्टी मजबूरी में मिल्टन रॉकवेल के पास जाता है। वह उससे भीख मांगता है कि टोक्यो एग्जीबिशन मैच वाला ऑफर फिर से शुरू कर दे, जिसे उसने पहले ठुकरा दिया था। अब मार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह मैच जानबूझकर हारने के लिए भी तैयार है, बस उसे पैसे और एक मौका चाहिए। रॉकवेल इस एग्जीबिशन मैच को अरेंज करने के लिए मान जाता है, लेकिन एक बहुत ही बेइज्जती भरी शर्त रखता है। मार्टी को सजा और एंटरटेनमेंट के तौर पर सबके सामने स्पैंकिंग सहनी होगी। मार्टी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए वह इस ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन को मान लेता है। टोक्यो जाने से पहले ही एक और बड़ा क्राइसिस आ जाता है। एजरा मिश्किन, वह गैंगस्टर जिसका डॉग मोजेस भाग गया था, मार्टी और रेचल दोनों को किडनैप कर लेता है। रेचल ने मिश्किन को धोखा देने की कोशिश की थी। उसने किसी और डॉग को मोजेस बताकर दे दिया था। मिश्किन को यह धोखा पता चल जाता है और अब वह बदला लेना चाहता है। मिश्किन गन दिखाकर मार्टी और रेचल को मजबूर करता है कि वे उसे उस फार्म हाउस तक ले जाएं, जहां मोजेस आखिरी बार देखा गया था। मिश्किन को अपना डॉग वापस चाहिए और वह इसके लिए वायलेंस करने से भी पीछे नहीं हटता। वे उसी गांव वाले घर पर पहुंचते हैं जहां वह फार्मर रहता है जिसने पहले उन पर गोली चलाई थी। जब वे वहां पहुंचते हैं तो हालात अचानक बहुत हिंसक हो जाते हैं। मिश्किन के लोगों और उस फार्मर के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। जब यह अफरातफरी खत्म होती है तो फार्मर मर चुका होता है, मिश्किन भी मारा जाता है और मिश्किन के सारे आदमी भी मारे जाते हैं। रेचल इस गोलीबारी में घायल हो जाती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। इस नरसंहार के बाद मार्टी लाशों और उस जगह पर पैसे ढूंढता है। उसे लगता है कि उसे बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ज्यादातर पैसे नकली हैं, कागज के टुकड़े हैं, जिनमें कुछ ही असली नोट मिले हुए हैं। जिन पैसों की उसे उम्मीद थी वे लगभग बेकार निकलते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, झूठ और धोखे के बावजूद, मार्टी घायल और गर्भवती रेचल को छोड़ नहीं पाता। वह उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाता है। उसकी चोटों और हिंसा के तनाव की वजह से रेचल को समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। रेचल को तुरंत डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है और मार्टी उसे वहीं छोड़ देता है। वह उस बच्चे के जन्म के लिए नहीं रुकता जो शायद उसका अपना बच्चा है। मार्टी टोक्यो के लिए निकल जाता है एग्जीबिशन मैच खेलने के लिए। वह रेचल को अस्पताल में प्रसव की हालत में छोड़ देता है और अपनी खेल की महत्वाकांक्षा को सब कुछ से ऊपर रखता है। मार्टी जापान पहुंचता है एग्जीबिशन मैच और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह बहुत देर से आया है। अब अगर वह इट का $1500 का जुर्माना भर भी दे तो भी वह वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकता। आखिरी तारीख निकल चुकी होती है और टूर्नामेंट उसके बिना ही शुरू हो चुका होता है। एग्जीबिशन मैच वैसा ही होता है जैसा रॉकवेल ने तय किया था। मार्टी फिर से कोटो एंडो का सामना करता है, वही बहरे जापानी खिलाड़ी से जिसने उसे लंदन में हराया था। तय समझौते के मुताबिक मार्टी जानबूझकर मैच हार जाता है ताकि जापानी दर्शक अपने स्थानीय हीरो को जीतते हुए देख सके। भीड़ इस तमाशे का मजा लेती है और रॉकवेल इस मनोरंजन से खुश होता है। लेकिन फिर रॉकवेल बेइज्जती को और आगे ले जाना चाहता है। वह मैच के बाद के शो में मार्टी से स्टेज पर एक सुअर को चुम्मा दिलवाने की योजना बनाता है ताकि दर्शकों के लिए मार्टी पूरी तरह मजाक बन जाए। यह आखिरी अपमान मार्टी के लिए बहुत ज्यादा होता है। उसके अंदर कुछ टूट जाता है। इस पूरे सफर में उसे बार बार इस्तेमाल किया गया, धोखा दिया गया, नीचा दिखाया गया और शोषण किया गया। स्टेज पर सुअर के साथ खड़ा उसे चूमने वाला ही था कि मार्टी और नीचे गिरने से इनकार कर देता है। वह माइक्रोफोन पकड़ता है और पूरी भीड़ के सामने ऐलान करता है। वह उन्हें सच्चाई बताता है, यह मैच नकली था, उसने जानबूझकर हार मानी थी और यह सब असली मुकाबला नहीं बल्कि तय किया हुआ मनोरंजन था। यह सुनकर दर्शक हैरान रह जाते हैं। फिर मार्टी एंडो से एक असली रिमैच की मांग करता है, एक ऐसा मैच जिसमें दोनों खिलाड़ी पूरी ताकत से जीतने की कोशिश करें। मार्टी की हिम्मत और ईमानदारी देखकर और धोखे को उजागर करने पर एंडो रिमैच के लिए मान जाता है। वे फिर से खेलते हैं, इस बार बिना किसी तय नतीजे के। मैच बहुत कड़ा और रोमांचक होता है। दोनों खिलाड़ी पूरी जान लगा देते हैं। आखिर में मार्टी बहुत ही कम अंतर से जीत जाता है और अंततः एंडो को एक ईमानदार मुकाबले में हरा देता है। यह एक सच्ची जीत होती है, वही जीत जिसे वह पूरी कहानी में ढूंढ रहा था। लेकिन मार्टी की इस गिरदारी और उनकी साजिश के उजागर होने से रॉकवेल बहुत गुस्से में आ जाता है। सजा के तौर पर वह मार्टी को अमेरिका वापस जाने का इंतजाम करने से मना कर देता है। मार्टी जापान में फंस जाता है, बिना पैसे और बिना घर लौटने के किसी साधन के। किस्मत से मार्टी की मुलाकात अमेरिकी सेना के सैनिकों से होती है जो अमेरिका लौट रहे होते हैं। वे उसे अपने सैन्य विमान में वापस ले जाने के लिए मान जाते हैं। इस तरह मार्टी अपने उथल पुथल भरे सफर के बाद आखिरकार न्यूयॉर्क लौट आता है।
घर लौटने के बाद मार्टी सबसे पहले अस्पताल में अपनी माँ से मिलने जाता है। उसने जो कुछ भी किया हो, सारे झूठ और अपराधों के बावजूद वह उसे एक इंसान से फिर मिलता है जो उसे बिना शर्त प्यार करता है। इसके बाद वह रैचल को ढूंढने जाता है, जो अपनी चोटों से ठीक हो चुकी है और बच्चे को जन्म दे चुकी है। मार्टी रैचल से अपने प्यार का इजहार करता है और आखिरकार अपने जज्बातों के बारे में सच्चा हो जाता है। अपने नवजात बेटे से पहली बार मिलते ही वह फूट फूट कर रो पड़ता है। पिता बनने की हकीकत और अपने सभी फैसलों के नतीजे उसे अंदर तक हिला देते हैं। फिल्म का अंत मार्टी के उस छोटे से जीवन को गोद में लेने के साथ होता है, जहां वह आखिरकार उन जिम्मेदारियों का सामना करता है जिनसे वह पूरी कहानी में भागता रहा था।